वालेकुम नाजरीन, करंट टॉक्स के साथ में हूं आपका मेजबान सैयद हबीब हैदर। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी शिद्दत के साथ फैल रही है और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसे प्राइम मिनिस्टर को चेयर कर रहे हैं, उन्होंने एनसीओसी की सिफारिशात पर अपना जो है फैसला दे दिया है। और एनसीओसी की सिफारिशात ये थी कि जो बड़े इज्तिमात होने को जा रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए और दूसरा ये कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया जाए। सबसे इसमें जो अहम चीज ये है कि जो बड़े इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। अब देखना ये है क्या हुकूमत इन बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाने को मुमकिन बना सकती है या नहीं, क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो ओपोजिशन ने इस चीज को वाजिया कर दिया है। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी एक ट्वीट पे भी ये बोला और राना सनाउल्लाह ने मीडिया टॉक में भी ये बोला कि 30 नवंबर को जो मुल्तान में पीडीएम का दूसरा जलसा होने को जा रहा है वो लाजमी है। और अगर हम इसके एक और बात करें और उन्होंने ये बोला कि जो अवाम है वो जलसे में एसओपीज का ख्याल रखते हुए शिरकत करे। नाजरीन, हम सबको इस चीज का पता है कि इतने बड़े इज्तिमा में एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा सकता। वैसे भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उन्होंने तो कोरोना के फैलाव की जो असल वजह है वो पीडीएम को, ओपोजिशन को पहले ही करार दे दिया है। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर हमें दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा तो इसकी वजह भी पीडीएम ही होगी। और अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो सिंध हुकूमत ने भी बड़े सख्त इक़दाम उठाए हैं और उन्होंने ये बोला है कि 6 बजे के बाद कोई मार्केट खुली नहीं रहेगी। और अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो सिंध हुकूमत ने भी जो है बड़े सख्त इक़दाम उठाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि 6 बजे के बाद मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी सिंध में। और जो सिंध में जो जमात इस वक्त हुकूमत में है वो ही जमात जो है पंजाब में जलसे कराने के हक में है। खैर, ये तजाद तो अपनी जगह। और जो पीडीएम की क़यादत है मौलाना फजलुर रहमान की अगर हम बात करें तो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ इस तहरीक को जिहाद करार दिया है और उन्होंने ये भी बोला है जो इस तहरीक से पीछे हटेगा तो उसने गुनाह कबीरा किया। तो अब देखना ये है कि क्या हुकूमत इन जलसों को बंद कर सकती है या इतने बड़े इज्तिमा जो हैं उनको रोक सकती है। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अलमास शाह साहब, और आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं। सर, अगर हम बात करें पीडीएम के जलसों का दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है। पहला जलसा उन्होंने एक पेशावर में जलसा किया और दूसरा जलसा जो है 30 नवंबर को मुल्तान में होने को जा रहा है। तो सर, क्या आपके ख्याल में हुकूमत पेशावर जलसे की तरह भी इधर भी देखती रहेगी या कोई सख्ती करेगी? जाहिर है इंसानी जिंदगियां पहले हैं और सियासत बाद में, तो क्या ख्याल आपके इसके बारे में? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि इस वक्त तक कोरोना से पूरी दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और ये वक्त के साथ साथ मज़ीद फैल रहा है। और जो हमने आलमी माहिरीन की शुरू की पेशनगोइयाँ सुनी थी उसमें यही कहा गया था कि आखिर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे जी, और जो कि हमें दूसरी लहर में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। तो इंसानी जानें और उनकी कीमत आपके सामने है। सियासत हर मुल्क में होती है, हर अंदाज में होती है। अभी हमने अमेरिका में देखा, वहाँ भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन कैंपेन्स हुई, सब चीज़ें हुई। वो नहीं रोका जा सकता, वो उसको रोकना नामुमकिन है, ये फितरी अमल है। सियासतदान अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ये दुनिया से वाकिफ़ है। मगर पाकिस्तान में जिस शिद्दत से इस दूसरी लहर को हम देख रहे हैं और हम आए रोज इसके इफेक्ट्स में, उसके फिगर्स में इजाफा देख रहे हैं जी, उसके बाद हमारी तमाम सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए और कुछ अरसा के लिए, जिस तरह हमने पिछला फेज को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा और दुनिया हमारी मिसालें दे रही है आज भी कि जो पिछला फेज हमने इस कोरोना को गुजारा वो बहुत अच्छा दिया था। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि इस वक्त अपना सियासी जो चूरन वो बेचना चाह रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से उसको रोक लें इंसानों की जानों के लिए। क्योंकि हुकूमत भी 2-3 दिन पहले तक जो हमारे वफाकी वजीर भी हैं वो भी कुछ जो है गिलगित में जाके जलसे कर रहे थे। मैंने ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने हुकूमत या अपोजिशन की बात नहीं की, मैंने ओवरऑल तमाम सियासी जमातों का नाम लिया है कि तमाम कर रहे थे। मैंने आपके नजदीक दुनिया की पावरफुल स्टेट का एग्जाम्पल दे दी, वो भी कर रहे हैं। मगर हमें अभी समझ लेना चाहिए कि इस वक्त हमें इस चीज को रोकना चाहिए। अगर हमने इस चीज को ना रोका, क्योंकि जो सेकंड लेयर हम देख रहे हैं, सेकंड वेव देख रहे हैं, उसमें डेथ रेट और डेथ रेशो ज्यादा है जी पिछली बार से। मगर फिर बात वहीं आ जाती है कि एक तरफ सिंध गवर्नमेंट है
और सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी रूल कर रही है, वो उसी जलसे की हिमायत कर रही है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, उसकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर बंद करके रखा हुआ है उन्होंने, मगर यहाँ पे वो जलसा करने पे आमादा है। तो ये सिर्फ सियासी चूरन है जिसके लिए वो अवाम के जानों के साथ खेल रहे हैं, और इनको चाहिए कि इस चीज को फिल वक्त रोक दिया जाए। तो सर अगर हम कोरोना की बात करें, तो अगर कोरोना मजीद तेज हो जाता है और मुकम्मल लॉकडाउन जैसा कि पहले लगा था, मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की सूरत हाल बन जाए, तो क्या हमारा मुल्क, हमारी मईशत हमें इजाजत देगा कि हमें अभी ये कदम हम उठा सकें? देखिए, मुल्क और मईशत की तरफ देखें तो हमें होश के नाखुन लेने चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत सी वॉरफेयर के अंदर फंसा हुआ है, बहुत से इश्यूज के अंदर फंसा हुआ है, और उसके ऊपर लॉकडाउन को जो पिछला हमने वक्त गुजारा था, वो उससे हम अभी तक निकल नहीं पा रहे। और अगर ये लॉकडाउन दोबारा लगा तो बहुत ज्यादा मसला बन जाएगा, भूख से ज्यादा लोग मरेंगे कोरोना से ज्यादा। तो हमारी तमाम सियासी तंजीमों को इस वक्त मिल बैठ जाना चाहिए इस मौजू के ऊपर, अपनी सियासत को बलाए ताक रख के, ताकि इस मसले को एक तरह पे रोका जाए, किसी तरह कंट्रोल किया जाए, देन वो अपने सियासत करें, जो उन्होंने करना है उनका जमहूरी हक है। सर अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में जो है ये फैसला हुआ है कि मार्केट्स 6 बजे के बाद जो है नहीं खुली रहनी चाहिए और शादी हॉल्स भी बंद हो गए हैं। और सिंध हुकूमत की बात करें तो पंजाब में इतने बड़े जलसे करने पर वो कायम है, तो क्या यह जायज है कि आप एक जगह पर एक चीज की जो है मुखालफत करें और दूसरी जगह जाके आप उसके जो है हक में हो जाएं? देखिए, यही बात मैंने भी आपसे बताई है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत इस टाइम आज़ाद कश्मीर है, उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन करवा दिया है, हर चीज बंद करवा दी, और सिंध में उन्होंने SOPs और स्मार्ट लॉकडाउन किया, मगर पंजाब में अब लॉकडाउन की वो मुखालिफत कर रहे हैं जी। अगर वो जलसा करेंगे तो मतलब वो लॉकडाउन की मुखालिफत कर रहे हैं, वो इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। तो ये सियासत की वजह से हमारा मुल्क एक बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा है और बहुत तबाही की तरफ जा रहा है, जिसको अगर टाइम से ना रोका गया तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत, अपोजिशन नहीं, इन तमाम सियासतदान इसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन सर इन जलसों को रोकेगा कौन? क्योंकि हुकूमत ने तो पहले भी इतना कोई खास नोटिस नहीं लिया। जो पेशावर में जलसा हुआ, इतना बड़ा जलसा हुआ और काफी तादाद में वहां पे लोग शामिल हुए, तो आपके ख्याल में इसमें कौन इस वक्त आना चाहिए जो हुकूमत को जो है या और जो ओपोजिशन है उनको रोके जलसे करने से? हमारा ये जिम्मेदारी तो हमारी हुकूमत की है, गवर्नमेंट की है। हमारा मसला सबसे बड़ा ये कि हम किसी के आने का इंतजार करते हैं, किसी के सो मोटो एक्शन का इंतजार करते हैं, किसी डिक्टेटर के डंडे का इंतजार करते हैं। हमारा मसला ये कि हमारे जो मौजूदा निज़ाम होते हैं या जो इंतजामिया होती है या जो हर सिटी की, हर जिले की अपनी एक बॉडीज होती हैं, वो वर्क नहीं करती। पुलिस इंतजामिया का काम है, हुकूमत का काम है ऑर्डर देना, और इंतजामिया का काम है इसको हर तरह से रोकना। मगर फिर इसमें डबल फेसेस नहीं होना चाहिए, हर तरफ सेम लेवल का लॉकडाउन लगना चाहिए और सेम तरह से पूरे मुल्क के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ मुकम्मल लॉकडाउन, एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन, एक तरफ खुली इजाजत, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अगर खादिम रिजवी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो उनकी रहलत के बाद, उनकी वफात के बाद, उनकी पार्टी का तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देखते हैं? कौन उसको संभालेगा और उसका क्या फ्यूचर है? देखें, पहली तो बात यह कि मैं खुद हैरान हूँ कि उनके बेटे को अमीर मुकर्रर किया गया है। उस बात से मैं हैरान इसलिए हूँ कि इसी तहरीक लब्बैक ने मौरूसियत के खिलाफ बहुत से नारे भी लगाए थे, बहुत सी बातें भी की थी, मगर हर पार्टी का अपना इख्तियार होता है, उनकी डोमेन होती है, उन्होंने अपने तरीके से उनको मुंतखब किया है। अब वो कितने कैपेबल हैं, ये तो तहरीक चलती कैसे, इसे देख के आप अंदाजा लगाएंगे कि ये तहरीक को वो स्टेबल कैसे करते हैं। हाँ, मेरे पास जो उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत मालूमात हैं, वो ये हैं कि खादिम रिजवी साहब अपनी हयात में भी कभी कभी उनसे मशवरे ले लिया करते थे, अपने उस बेटे से। तो उनका ग्रिप है पार्टी में, अपना एक उनका इन्फ्लुएंस है। तो मेरा ख्याल है उसी सब को देखते हुए उन्होंने इन्हीं को अमीर चुना कि ताकि डिवीजन ना हो सके, चूंकि इस पार्टी में डिवीजन की बहुत सी राहें अभी तक हमवार होने को तैयार है। जी सर, अगर हम बात करें, गिलगित में PTI अपनी हुकूमत बना चुकी है और 5-6 महीने तक हमारे आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 2-3 महीने तक जो है निगरान हुकूमत भी आ जाएगी और उसके बाद जो है पार्टीज बदलने का सिलसिला भी जारी हो जाएगा। तो सर आप क्या देखते हैं, आपके ख्याल में क्या सूरत हाल होगी आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में? क्या वहां पर भी PTI क्लीन स्वीप करेगी या हमें कुछ मुख्तलिफ चीज देखने को मिलेगी वहां पर? देखिए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एक ट्रेंड चला आ रहा है काफ़ी अरसे से, जी, काफ़ी सालों से, काफ़ी दहाइयों से, कि वो हमेशा वफा की तरफ देखते हैं और उसी हिसाब से वो फिर फैसला कर लेते हैं। और हमेशा वहाँ पे जो पार्टी हारती है वो वफा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने प्री पोल रिगिंग करवाई है, इन्होंने अपने वज़ीर भिजवाई, ये चीज़ें वहाँ पे काफ़ी अरसे से चल रही हैं। मैं जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देख रहा हूँ वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा।
उसकी बात ये है कि अभी आज़ाद कश्मीर, पीटीआई आज़ाद कश्मीर जो है, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, वो मुख्तलिफ कन्फ्यूजन का शिकार है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, सरदार इलियास तनवीर साहब हैं जो आपके सेंटोरस के मालिक भी और काफी बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने एक अंदिया दे दिया पीटीआई में आने का। और वो जिस हिसाब से पीटीआई में आएंगे तो पीटीआई के अंदर, क्योंकि अभी तक काफी दरारें मौजूद हैं। पिछले अरसे तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का भी जो है ओहदा हटने की बातें चल रही थी, इस तरह की काफी चीजें मौजूद हैं। मगर मैं फिर आपको एक बात वाज़िया कर दूं कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, और मुझे एक्सपेक्टेड हुकूमत नजर आ रही है आजाद कश्मीर तो में। वैसे सर आपके ख्याल में क्या पीटीआई अकेली हुकूमत बना सकती है बगैर किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद किए आजाद कश्मीर में? क्या इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्या इतनी पोजीशन है पीटीआई की आजाद कश्मीर में? देखिए, इलेक्शन अभी 2 महीने पहले हमें गिलगित में पीटीआई नजर ही नहीं आ रही थी। अकॉर्डिंग टू अस जितने भी एनालिसिस थे वो लग रहे थे कि पीटीआई का तो वजूद ही नहीं है गिलगित के अंदर। अभी हमने देखा कि वहां पे आ गए, क्योंकि वहां के लोगों का एक माइंडसेट बना होता है कि जी वफाक के साथ चलना है, वफाक को साथ लेके चलना है, तो वफाक को वोट देना है, वफाक को सपोर्ट करना है ताकि हमारे साथ एक प्रॉपर जॉइंट हुकूमत बन जाए और उसको लेके चलें। इसी तरह मुझे नजर आ रहा है कि अभी आप देखेंगे ज्यादा नहीं 2-3 महीनों तक ये नून लीग, पीपल्स पार्टी से काफी बड़े बड़े नाम जो आ भी रहे हैं, जो ट्रेंडिंग पे चल भी रहे हैं, वो आ जाएंगे और इस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। और मगर मैं थोड़ा सा हैरान इस बात से हूं कि जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे, हम नजरियाती टिकट देंगे। तो ये चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी कि वो टिकट किस तरह तकसीम है। लेकिन जो मेरे अंदरूनी ज़राए ने मुझे ये भी बताया कि अभी जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 6 इलेक्टेड एमएलएज हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में से आजाद कश्मीर के, वो पीटीआई में बहुत जल्दी जंप करने जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की तो अपनी सीट ही, अपनी कुर्सी ही खतरे में है? तो क्या ये कश्मीर की सियासत का ये रंग होता है, वहां पे बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हमने जैसे देखा था कि फारूक हदर साहब को उनकी सीट से निकाल दिया गया था, तो उन्होंने उस पार्टी को छोड़ के आज एक नई पार्टी से और प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो वहां पे ये पैराशूट सियासत बहुत ज्यादा चलती रहती है। मगर इंटरेस्टिंग होगा ये 2-4 महीने जो 2-3 महीने जो कमिंग 2-3 मंथ्स है, ये काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। मुझे तो ये महीना इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि जैसा सरदार इलियास तनवीर और इस तरह के कुछ 5-6 नाम, सरदार कमर जमान साहब का नाम आ रहा है और बहुत से नाम आ रहे हैं, जिस तरह मीर यूनुस साहब, इस तरह के 5-6 नाम आ रहे हैं कि जो बड़े तरीके से पीटीआई में लॉन्च होने जा रहे हैं। क्योंकि पीटीआई आजाद कश्मीर की इलेक्शन की जो हवा आजाद कश्मीर से कम और इस्लामाबाद से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा करीब है यहाँ से। तो देखना पड़ेगा। सर आप अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं आजाद कश्मीर में? यही तो सबसे कंफ्यूजन की बात है। मैं तो एक्सपेक्टेड बैरिस्टर सुल्तान को ही देख रहा हूँ, क्योंकि उनका वर्क है पिछले 5-6 सालों से, उनकी डोमेन है, उन्होंने काम किया हुआ है, उनके लोग हैं वहां पे। अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने तो भी बेइंतहा काम किए हैं, पीपल्स पार्टी की भी तो वहां पे काफी उनको सपोर्ट करते हैं लोग। देखें, पीपल्स पार्टी, अगर मैं आपको मेरे फैक्ट्स जो बताते हैं, पीपल्स पार्टी इस टाइम मुझे 3rd नंबर पर नजर आ रही है आजाद कश्मीर के अंदर। जिस तरह गिलगित के अंदर पीपल्स पार्टी की रेंज थी, अभी तक पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर के अंदर उतनी रेंज नहीं बन सकी। इनको थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह इनके जो अभी मौजूदा सदर हैं लतीफ अकबर साहब जी, वो काफी काबिल इंसान है और उन्होंने पार्टी को काफी ज्यादा संभाला। उन्होंने तो पार्टी को काफी संभाला है और ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द पार्टी, सीनियर मोस्ट पर्सन भी हैं और उन्होंने पार्टी को काफी मजबूत भी किया है। और मैंने देख रहा हूँ कि जिस तरह पिछले से कुछ पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में बहुत बेहतरीन तरीके से जलसे किए हैं, देखना पड़ेगा। मगर ये अभी इलेक्शन के एनालिसिस हम अभी नहीं कर सकते। ये एनालिसिस हम कर सकते हैं इलेक्शन के कम से कम 1-2 महीने करीब, तब चीजें ज्यादा वाज़ेह होकर नजर आ जाएंगी। सर अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अचानक से इजराइल और पाकिस्तान और सऊदीया और इसराइल के जो हैं ताल्लुकात की बातें चलने लगी हैं। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक नामवर एंकर मुबश्शिर लुकमान साहब इसराइली टीवी पे भी नमूदार हुए और उन्होंने वहां पर कुछ बातें बोली हैं, कुछ अपना बयान दिया है। पहले वो सुन लेते हैं। Israel is not a dream, it's a reality. It's a very important country. It is a very, very vibrant country. The Israeli nation is a great nation. I have no doubts about that. In their own way, they are fighters, they are survivors. And Pakistan is a great country as well. Pakistan is a surviving country. And Pakistan in its own right has many accolades.
So I think if Israel and Pakistan ever have to shake hands, it cannot be due to a third party. It must be directly. We don't need to be subservient to anyone, be it United States, be it Saudi Arabia, be it anyone for that matter. So when the time comes, if the time comes, I think both of us can do it directly. सर, इसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने इसराइल से जब भी ताल्लुकात ठीक किए तो 1 to 1 करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं लाएंगे। और पाकिस्तान, क्या उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तानी कौम जो है इसराइली कौम को बहुत पसंद करती है। तो सर, क्या आपके ख्याल में ये उनका ये इंटरव्यू देना, इनको ये ध्यान देना चाहिए? सर देखें, मुबशर लुकमान ने अपनी ज़ाती हैसियत में ये इंटरव्यू दिया है, किसी कौम को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं दिया। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा कोई वजीर, मशीर या कोई पर्सन, कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान को रूल कर रहा है, वो दे तो ये हमारे लिए वैसे तशवीश है। मगर ऐसे बयानात अभी हमें सुनने को मिलेंगे क्योंकि हालात बदल रहे हैं, दुनिया में बड़ी चीज़ें चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वो अरब जो इसराइल से लड़ते रहे आज वो दोस्त हो चुके हैं। क्योंकि मुझे इंटरनेशनली मुस्लिम्स के जो ग्रुप्स हैं ना, मुस्लिम दुनिया के जो ग्रुप्स हैं, वो भी मुझे चेंज आते हुए नज़र आ रहे हैं, उनमें मुख्तलिफ चेंजेस आएंगी। मगर मेरे नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की या मौजूदा गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने की बात की हो। क्योंकि जब लास्ट ट्रिप किया था इमरान खान साहब ने अमेरिका, उसमें प्रॉपरली एक सवाल किया गया था और उन्होंने इसको रिलेट किया था कश्मीर इशू के साथ। उन्होंने कहा कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कश्मीर इशू से स्टेप बैक कर रहे हैं, तो हम ये कभी भी नहीं कर सकते। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ आपको मैं एक और ये चीज़ भी याद दिलाऊं कि हम जो यौम पाकिस्तान मनाते हैं 23 मार्च 1940, वो एक सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान ने अपने अलहदा होने की करारदाद मंजूर कराई थी, लेकिन उस दिन को पाकिस्तानी अवाम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ वादा किया था कि हम आपके साथ खड़े हैं। और एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस मामले पे हमारी हुकूमत और हमारी ओपोजिशन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। और अगर हम नाजरीन बात करें आने वाले दिनों में PDM के जलसों की, तो अब देखना ये है क्या हुकूमत उन जुल्सों को रोक पाती है, क्या ओपोजिशन के साथ बैठ के वो एक टॉक करके इसको जो है ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अभी तक की बात करें तो ओपोजिशन ने अभी तक 3 मरतबा जो है बैठने से इनकार कर दिया है। तो अब देखते ये हैं कि आने वाले दिनों में क्या हुकूमत जलसों को रोक सकती है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।